गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडल पेपर प्रश्न को देखेंगे जो कि 2023 और 24 के लिए बोर्ड की तरफ से आपके लिए दिया गया है। ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपका पेपर किस तरह से आएगा। और आज के इस मॉडल पेपर से कम 30 से 40 नंबर का पेपर इसी मॉडल पेपर से आपको कल देखने को मिलेगा। जब आप सुबह 8:30 बजे अपने हिंदी का पेपर दे रहे होंगे तो लगभग 30 से 40 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आज के इसी मॉडल पेपर से आपके कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। हम लोग इसमें देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको हिंदी में समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। समय कितना दिया जाएगा बेटा? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल पूर्णांक होगा 70 का। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षा आप लोगों को बेटा प्रश्न पत्र पढ़ने को दिए जाएंगे। जो ये पेपर है बेटा ये 2 खंडों में होगा, खंड आ और खंड बा में विभाजित किया गया है। खंड जो प्रश्न पत्र का खंड आ है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर सीट में नीले या काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प भरने पर गोलों को पूर्ण रूप से काला करें। बताया गया कि जो खंड आ होगा उसमें आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों को आपको ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले पेन से भरना है और गोले को पूर्णतः काला कर देना है या नीला कर देना है। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, मतलब जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे खंड आ में पूछे जाएंगे उन सब के लिए आपको 1 नंबर हर क्वेश्चन का दिया जाएगा। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ओएमआर सीट में एक बार जो भी आंसर आप लिख देंगे ना तो उसमें व्हाइटनर लगाएंगे, ना ही इरेजर करेंगे और ना उसे काटेंगे। वही आपको जो लिख गया है उसको लिखा रहने देंगे, उसमें किसी भी तरह की काटा पीटी नहीं करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए जाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसके सामने उसके अंक जरूर लिखे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने अंक का है। पहला क्वेश्चन है बेटा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो सबको पता है बेटा कि जो बाबू गुलाब राय हैं ये हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं बेटा? द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है या कहानी है? तो सबको पता है बेटा कि जो चिंतामणि वो एक हमारा निबंध है। चिंतामणि हमारी एक क्या है बेटा? निबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गबन किसकी रचना है? गबन जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो याद रखना बेटा गमन जो है वो आपकी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन किसकी रचना है बेटा? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से लेकर 1918 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना बेटा शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से लेकर 1938 तक की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये जो नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है ये पूछा जाएगा। जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, भेंट वार्ता है या रेखाचित्र है? तो याद रखना बेटा नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर से ये आपकी एक आत्मकथा है। ये आपकी क्या है बेटा? एक आत्मकथा है। प्री प्रवास की किस युग की रचना है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्री प्रवास है वो किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवादी युग की या छायावादी युग की? तो याद रखना बेटा प्री प्रवास की अगर हम लोग बात करें ये द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है बेटा? द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, मधुशाला किसकी रचना है? जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरि औंध की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो याद रखना मधुशाला जो रचना है वो बेटा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है बेटा? हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? तो याद रखना भारत भारती जो रचना है ये है बेटा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है बेटा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो याद रखना बेटा वैसे तो हमारा जो आधुनिक काल है वो हमारा 1843 से लेकर अब तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मती राम किस युग के कवि हैं? जो मती राम है वो किस युग के कवि हैं?
आधुनिक युग के हैं, आदिकाल के हैं, भक्तिकाल के हैं या रीतकाल के हैं? तो याद रखना बेटा मतीराम जी हमारे रीतकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं बेटा? रीतकाल या रीत युग के कवि हैं। कवि के हैं बेटा रीत युग के। अगला हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, रति, हास, निर्वेद। तो याद रखना बेटा हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। वो क्या होता है बेटा? हास होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाट मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्राय प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो इन पंक्तियों में बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जो रोला छंद होता है इसमें कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो याद रखना बेटा रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए आकर्षण जो होता है आ प्लस कर्षण से मिलकर के बना होता है। आकर्षण किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस कर्षण से। तो इसका उपसर्ग क्या होता है? जो आपके वाक्य के पहले लिखा हो, तो आ। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो याद रखना रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और नेक्स्ट होता है बेटा मिश्र वाक्य। ये 3 तरह के वाक्य आपके होते हैं रचना के आधार पर। ठीक। अगला है बेटा पीतांबर में कौन सा समास है? जो पीतांबर है उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो याद रखना बेटा पीतांबर में कर्मधारय समास होता है। पीतांबर में कौन सा समास होता है बेटा? कर्मधारय समास होता है। आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? आंसू का तत्सम रूप क्या है ये पूछा गया। अश्रु, आंसू, रोना, आंख। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो है अश्रु। क्या है बेटा? अश्रु है। अगला क्वेश्चन है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना बेटा कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है बेटा? कर्ता की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है तातभय शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो तातभय शब्द में जो आपका है चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम कौन है? मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा वह जो है आपका सर्वनाम है। वह क्या है बेटा? एक सर्वनाम है। तो ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए जो कि आपको यहाँ पे कराए गए हैं। अब इसके बाद बेटा एक गद्यांश दिए जाएंगे बेटा और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर लिखने होंगे। इस तरह से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो इसको करिए या फिर इस वाले को करिए, किसी एक को आपको वहां पर करना होगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करते हैं पहले की। बेटा पहले में क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, गद्यांश को पढ़िए। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति का और उपयोग के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, गद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोगों को एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, जब इसको पढ़ा होगा तो इसमें कहीं मित्रता शब्द का प्रयोग आया होगा। ये देखिए मित्र आ गया, तो ये याद रखना इसका संदर्भ क्या है बेटा। पहली बात हमें लेखक का नाम पता होना चाहिए और पाठ का नाम पता होना चाहिए। मित्रता नामक निबंध से अवतरित है और इसको किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये देखिए गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको यहाँ से बिल्कुल इसके 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है बेटा कि
यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि लोगों में ही मित्रता होती है। मतलब ऐसा कोई कहना नहीं है, ना ऐसी कोई बात है कि एक ही स्वभाव के व्यक्तियों में आपस में मित्रता होगी, एक जैसे गुण वाले व्यक्ति ही आपस में मित्रता करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ज्यादातर जो मित्रता होती है वो इस आधार पर होती है कि जो गुण हमारे पास नहीं है वो गुण हमारे मित्र के पास होते हैं। इसकी व्याख्या हो गई बेटा, आप लिख लेना। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो देखिए, लेखक के अनुसार व्यक्ति समाज में एक दूसरे से विभिन्नता देखकर इसलिए आकर्षित होते हैं ताकि व्यक्ति यह सोचता है कि जो गुण मेरे अंदर नहीं है, अगर मैं किसी से लड़ नहीं पाता हूं तो मेरा मित्र बलवान होना चाहिए, अगर मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं तो मेरा मित्र ताकतवर होना चाहिए, अगर मैं पढ़ने लिखने में सही नहीं तो मेरा मित्र पढ़ने लिखने में बहुत सही होना चाहिए, ताकि जब भी मुझे मुसीबत आए तो मेरा मित्र मुझको साथ दे। तो ये इसमें लिख देना बेटा। अगला आपको दिया गया है बेटा कि हे भगवान, दूसरे वाले को भी देख लीजिए, कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, या तो इसको करना है या तो इसको करना है। तो हमने इसको कर लिया, लेकिन मैं इसको भी बता देता हूं बेटा थोड़ा सा आपके लिए। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये आपको एक गद्यांश दिया। तो जब आपने इस गद्यांश को देखा, पहला क्वेश्चन करा आप उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का है। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे बेटा, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये जो हमारा गद्यांश दिया गया है ये हमारे गद्य खंड में जो ममता नामक कहानी है उससे लिया गया, और इसके लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद है। इतना लिख दोगे तो आपको यहां से बिल्कुल इसके बेटा 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म मिल जाएंगे। फिर ये है कि आपको इसकी व्याख्या करना है जो रेखांकित अंश है। ठीक है, रेखांकित अंश कितना है बेटा? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? तो देखिए इसका जब आप लोग रेखांकित अंश का भावार्थ जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे बेटा? विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन कभी अभी से ही यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उनका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित होगा। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत हिंदू ऐसे होंगे जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। इतना आप लिखेंगे तो यहां से आपको 2 नंबर बेटा इसके बिल्कुल कंफर्म मिल जाएंगे। तो ये हो गया बेटा आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ममता द्वारा किस कार्य को इस ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो आपको पता है बेटा, ममता ने अपने पिता चूड़ामणि के लिए बताया था कि जो आप मुगलों से ये रिश्वत ले रहे हैं ये परम पिता की ईश्वर के विरुद्ध है। इस बात को उन्होंने बताया था। तो इतना कुछ अगर आप लिख देते हैं तो यहां से आपके बिल्कुल 3 नंबर, वो 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। 2 नंबर इसके, तो 6 नंबर इसके हो जाएंगे। तो या तो ये वाला गद्यांश लिख देना या फिर ये कोई एक गद्यांश लिखना है बेटा। आगे बात की जाए तो अगला आपको दिया गया है, एक पद्यांश दिया गया है बेटा। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने होंगे बेटा? 2-2 नंबर के होंगे। चरण कमल, देखना बेटा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। ये आपका एक पद्यांश दिया गया और 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा कि उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं बेटा। अगर आप इनको करते हैं तो टोटल 6 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेटा संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के
पद नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। बस इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे कि ये जो हमारी पंक्तियां हैं ये काव्य खंड के पद नामक अध्याय से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है बेटा? भक्त कवि सूरदास जी हैं। इतना अगर आप लिखते हैं तो यहां से 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म। फिर आपसे कहा गया है कि आप बेटा जो रेखांकित अंश उसकी व्याख्या कर दीजिए। बहिरो सुने गूंग पुनिबो लय रंग चले सिर छत्र धराई, इसकी आपको व्याख्या कर देना है बेटा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कर लेना आप। फिर बोला गया उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? ये जो पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पे अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो अगर आप इतना लिख देते तो आपको यहाँ से पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह 2 पद्यांश होंगे, किसी एक को आपको करना होगा, दोनों नहीं करना। इस बात को विशेष ध्यान रखना बेटा, दोनों पद्यांशों को नहीं करना, या तो जो मैंने कराया इसको या फिर नीचे वाले को। मैं इसको भी अभी करा देता हूं, फिर आप जो भी आपको सही लगे वो कर लेना बेटा। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली तिरछय करी नयन तीन है, समुझाई कुछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकति, लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसई मनु मंजुल कंज कली। ये आपको एक पद्यांश दिया गया और 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है बेटा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए उपर्युक्त पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पद पर शीर्षक कविता से अवतरित है। केवल इतना लिख देना है और आपको यहां से बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बेटा, ये हो गया हाँ, वन पद पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना कि जो रेखांकित अंश है अनुराग तड़ाग भानु उदय बिगही मनु मंजुल कंज कजी, इसकी आपको व्याख्या करना है। ये व्याख्या आप बेटा कर लेना। अब हम अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंज कली में कौन कौन से अलंकार हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बेटा अगर हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी बेटा, अनुराग तड़ाग की, किसकी बात करते हैं? अनुराग तड़ाग। तो इसमें आपका रूपक अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है। और अगर मैं बात करता हूं मनु मंजुल कंज कली, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये अगर आप इतना कुछ लिखते हैं तो आपको यहाँ से बिल्कुल 6 नंबर मिलेंगे। इन 2 में से कोई एक पद्यांश ही करना है तो 6 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए क्या बोला जा रहा है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एवं संस्कृत वाडम पश्य संस्कृष्ट आलोक सर्वत्र प्रसूत मुगल युवराज दारा सिको ही अत्रागत्य भारतीय दर्शने शास्त्रायाम अध्ययनम अकरोत्, श्रेता जानेन तथा प्रभाविता अभ्युता यत तेन उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषाया करति। तो देखिए इसको आपको गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से आप लोग लिखेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। अब इसका अनुवाद भी मैं आपको करता चल रहा हूं साथ में। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति, ये भारतीय संस्कृत की संस्कृत भाषा की केंद्र स्थान है या केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत वाड्मयस संस्कृत तेज आलोका सर्वत्र प्रसूता है, मतलब यह है बेटा कि यहीं से संस्कृत के साहित्य और संस्कृत के प्रकाश विश्व के सभी जगहों पर फैला है। मुगल युवराज यानी कि जो मुगल युवराज थे दारा सिकोहा, कौन बेटा? दारा सिकोह आत्रगत भारतीय दर्शन शास्त्र में अध्ययन अकरोट, यहीं पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। साथ ऐसा ज्ञानेन और ज्ञान प्राप्त किया था तथा प्रभावित अब होता और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। यत तेन उपनिषद अनुवाद है, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो ये हमारे शास्त्र थे इनका अनुवाद कराया था फारसी भाषा करत, और फारसी भाषा में इनका क्या कराया था बेटा? उन्होंने अनुवाद कराया था। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है और अगर आप इसको लिखते हैं अनुवाद संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना होगा और आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए मैंने इसका हिंदी अर्थ बता दिया, तो संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड
के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ये जो संदर्भ दिया गया है बेटा, ये किससे दिया गया है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात की जाए तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। व्याख्या बेटा अभी मैंने आपको कर ही दी, लेकिन दोबारा भी आप पढ़ लीजिए। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति के प्रकाश सभी जगहों पर फैला है, और यही जगह से, इसी जगह से संस्कृत के साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह में फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोहा ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, और जो मुगल युवराज थे दारा सिकोह साहब, वो यहाँ पर आके भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उनसे ज्ञान से इतना प्रभावित हुए, और उनके जो पढ़ा, उनका ज्ञान लिया तो उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि वे इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करा दिया, और उन्होंने इन उपनिषदों का जो पहले संस्कृत में लिखे थे, उन्होंने इनका फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया था। किसमें करा दिया था बेटा? फारसी भाषा में अनुवाद करा दिया। तो देखिए अब आपको ये हो गया। इसके बाद आपको ये वाला मैंने करा दिया, अब इसको आप अपने से कर लेना बेटा। अब हम चलते हैं, इसी तरह से दो पद्यांश दिए होंगे बेटा, इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा संदर्भ से। जैसे पहला दिया, मान हित्वा प्रिय भवती क्रोध हित्वा न शोचति, काम हित्वा वर्धनम भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। सेकंड दिया है, सर्व भवन्ति सुखीन सर्व संतु निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्तु माँ कदिश्य दुख भाग भवेता। तो अब देखिए, इसमें से आपको मैं सेकंड वाला करा देता हूं, सर्व भवन्ति वाला। तो इसका कैसे लिखेंगे? इसका पहले संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो देखिए किस तरह से आप इसको लिखेंगे। सर्व भवन्ति सुखीन मतलब सभी सुखी हों, सर्व संतु निरामया सभी रोगों से रहित हों, सर्व भद्राणि पश्युति सबका कल्याण को देखें या सबका कल्याण हो, माँ कछुत दुख भाव भवेत और सभी को माँ जो है भाग्यशाली बनाए या किसी के भाग्य में दुख ना दे। माँ कछुत दुख भाग भवेत यानी कि किसी के भाग्य में दुख ना हो। तो ये तो इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब देखिए संदर्भ बेटा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ये जो श्लोक है बेटा वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। प्रसंग की बात की जाए तो प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। तो देखिए इसका हिंदी में अनुवाद, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई किसी के भी भाग्य में या किसी के भी हिस्से में दुख ना आवे। तो अगर इतना आप लिखते हैं तो 5 नंबर यहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। और टोटल देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो खंड काव्य होता है बेटा वो हर जिले में अलग अलग खंड काव्य चलता है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो देखिए मैं आपको जिले वाइज बता देता हूँ किस जिले के बच्चों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। जैसे आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जिलों के जितने भी बच्चे हैं वो मुक्ति दूत खंड काव्य को तैयार करेंगे। किसको तैयार करेंगे बेटा? मुक्ति दूत खंड काव्य को तैयार करेंगे। इसके बाद कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, इन जिलों के जितने भी लड़के हैं वो ज्योति जवाहर को तैयार करेंगे। किसको तैयार करेंगे बेटा? ज्योति जवाहर को तैयार करेंगे। इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा के जितने भी बच्चे हैं बेटा वो अग्र पूजा को तैयार करेंगे। नेक्स्ट बेटा बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच के जितने भी बच्चे हैं वो मेवाड़ मुकुट को तैयार करेंगे। वो किसको तैयार करेंगे बेटा? मेवाड़ मुकुट को तैयार करेंगे। इसी तरह से लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई के बच्चे जय सुभाष को तैयार करेंगे। किसको तैयार करेंगे बेटा? जय सुभाष को तैयार करेंगे। तो ये मैंने मुख्य जिलों के लिए बता दिया है कि किन जिलों में कौन सा तैयार करना है। आप इनको अपने जिले हिसाब से ही तैयार करना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसी एक का लिखना है बेटा। 3 नंबर जीवन परिचय के होंगे और 2 नंबर उसकी रचना के होंगे। 2 नंबर किसके होंगे बेटा? उसकी रचना के होंगे। तो हम लोग मैं आपको यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता देता हूँ किस प्रकार से लिखना है। जीवन परिचय किनका तैयार करना है बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करना है। सबसे पहले
किसी भी जीवन परिचय को लिखने से पहले आप उसका संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखेंगे। जैसे जन्म 1884 में, मृत्यु 1941 ईस्वी में, पिता चंद्रबली शुक्ल, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगौना ग्राम में जन्म, प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर में, कार्य आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, प्रमुख रचनाएं विचार वीड़ी, चिंतामणि, रस मीमांसा। जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप देखिए इतना आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय हो गया बेटा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर आप डाल देंगे। अब इसके बाद आप पूर्ण इसका संपूर्ण जीवन परिचय लिखेंगे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय का इंडेक्स बना दिया है तो जो एग्जामिनर होता है वो आपके विस्तृत जीवन परिचय को नहीं पढ़ता है, केवल इसी से समझ जाता है कि अगर आपने जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान सब कुछ सही लिखा है तो इसका मतलब आगे आपने डिटेल से भी इस चीजों को सही से लिखा होगा। तो आप इसको जरूर बनाएं। यही वो चीजें होती हैं जो एक अच्छे बच्चे की पहचान होती है और हिंदी में आपको 95 से ऊपर मार्क्स दिलाते हैं। तो अब देखिए इसका जीवन परिचय की अगर हम बात करें विस्तृत, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल थे उनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था बेटा? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 1884 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1884 में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ला था, जबकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके पिता का नाम क्या था बेटा? चंद्रबली शुक्ला था। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने हाई स्कूल की जो परीक्षा वो मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। किससे उत्तीर्ण की थी बेटा? मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई, जबकि जो इनकी इंटर की परीक्षा थी वो अंतिम वर्ष में इनसे क्या हो गई थी बेटा? छूट गई थी। मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के ही न्यायालय में क्या कर ली थी बेटा? नौकरी कर ली थी। किंतु किसी कारण से नौकरी छूट गई थी। लेकिन कुछ पर्सनल कारणों से इनकी जो नौकरी थी वो छूट गई थी। इनकी जो नौकरी थी बेटा वो क्या हो गई थी बेटा? छूट गई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के पद पर भी कार्य किया। जब न्यायालय में इनकी नौकरी छूट गई तो इन्होंने मिर्जापुर के जिस विद्यालय से इन्होंने अपना हाई स्कूल किया था उसी विद्यालय में ये चित्रकला के अध्यापक के पद में काम करने लगे। इसके साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख भी प्रकाशित होने लगे। और ये मिशन स्कूल में चित्रकला पढ़ाते पढ़ाते इनके उस समय जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें इनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां थी वो प्रकाशित होने लगी। इसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक पद पर भी नियुक्त हुए। अब मिशन स्कूल के बाद इनके कुछ दिनों बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था वहां पे इनको अध्यापन के लिए नियुक्ति हो गई। फिर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इसके बाद वहां कुछ समय पढ़ाते रहने के बाद इनको हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक पंचतत्व में लीन हो गया। सन 1941 ईस्वी में हिंदी का यह प्रसिद्ध आलोचक जो था बेटा वो पंचतत्व में लीन हो गया था। अगर हम बात करें बेटा कृतियों की, किसकी बात करें बेटा? कृतियों की। तो आचार्य शुक्ल जी प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार हैं। आचार्य शुक्ल जी की प्रसिद्ध कृतियां इस प्रकार है: चिंतामणि, विचार वीड़ी, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। ये सब आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो अगर आप इतना कुछ लिखते हैं तो आपके 5 नंबर यहां से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद बेटा आपसे अगला क्वेश्चन बोलता है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर रचना के दिए जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महावीर, महाकवि सूरदास, इनमें से कोई एक को लिखना है। तो मैं इसमें आपको तुलसीदास जी का लिख के दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको तुलसीदास जी का लिखना है। तो देखिए पहले आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना है जिस तरह से मैंने बनाया है बेटा। जन्म सन 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर गांव का चित्रकूट, माता हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। गुरु का नाम था नर हरिदास। लेखन विधा की बात की जाए तो काव्य, शिक्षा में बात की जाए तो संत बाबा नरहरि दास ने भक्ति के साथ साथ वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी थी। अगर हम लोग बात करें बेटा भाषा की तो इनकी भाषा अवधी तथा ब्रज थी। इनकी भाषा कैसी थी बेटा? अवधी और ब्रज थी। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए इनका जीवन परिचय किस तरह से लिखा जाएगा। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। जो तुलसीदास जी का जन्म है उसको लेकर के विद्वान आपस में मतभेद में है।
मूल गौसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। जो आपकी मूल गौसाई चरित्र एवं तुलसी चरित्र है उनमें इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर बताया गया है। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर जन्म बताते हैं, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो नामक स्थान को भी बताते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म स्थान राजापुर में ही माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो राजापुर में ही माना जाता है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। इनके पिता का जो नाम था वो बेटा था आत्माराम दुबे, जबकि माता का नाम क्या था, हुलसी देवी था। जन्म के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। इनके जन्म को लेकर के एक दोहा भी बहुत प्रचलित है। वो क्या है? 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। ये इनका दोहा बहुत प्रचलित है बेटा। इसी तरह से अब देखिए आगे, इनके बचपन का नाम रामबेला था। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? रामबेला था। इनके जन्म के समय ही दांत थे। जब इनका जन्म हुआ था तो उसी समय इनके दांत निकल आए थे और मुंह से राम शब्द निकला था, और इनके मुंह से पहला जो शब्द निकला था वो शब्द था राम, जिसके कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इसी कारण इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनको क्या कर दिया था बेटा? त्याग दिया था। एक दासी ने इनका पालन पोषण किया था, और एक दासी ने जो है इनका पालन पोषण किया था। एक दासी ने इनका क्या किया था बेटा? पालन पोषण किया था। बाबा नरहरिदास ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था, और बाद में बाबा नरहरिदास ने इन्हें अपना क्या बना लिया था बेटा? शिष्य बना लिया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था, और इनका जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? रत्नावली के साथ हुआ था। इन्होंने काशी में शेष सनातन से शिक्षा में वेद वेदांग पढ़े थे, और इन्होंने काशी से शेष सनातन से शिक्षा वेदांग पढ़े थे। फिर राम का चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इनके जीवन का जो अधिकांश समय है वो काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता था। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु को लेकर के भी एक दोहा प्रसिद्ध है। संवतः 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज, शनि तुलसी तज्जो शरीर। ये उनके मृत्यु को लेकर के एक दोहा बहुत प्रचलित है, इसको याद रखना बेटा। अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो इनकी 12 प्रमाणित रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पार्वती मंगल, जानकी, वैराग्य संदीपनी, भैरवे, रामायण, रामाज्ञा, प्रश्न, कवितावली और कृष्ण गीतावली। इनको आप लिखते हैं तो यहां से आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो एक आपको श्लोक लिखना है, और वो एक ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। तो इसको आप अपने आप तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे संस्कृत, उनमें से 2 के उत्तर लिखना होगा। जैसे पहला है भारतीय संस्कृते मूलः किम अस्ति, ठीक है, एक ये हो गया, और दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। 4 में से 2 करने होंगे। जैसे ये लिखा है पुरु राजः का आसीत, कि पुरु राजः कौन था? तो याद रखना बेटा, पुरु राजः एकः भारतवीरः आसीतः, एक भारत के वीर थे। सेकंड है चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन थे? तो याद रखना बेटा, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देश भक्त, ठीक बेटा। अगला है वीर केन पूछते, कि वीर को कौन पूछता है? तो वीर वीरेण पूछते। तो इसका आंसर हो जाएगा वीरः वीरेण पूजते। तो ये आपके आंसर हो गए। कोई 2 के करना है, मैंने यहाँ आपको 3 बता दिए हैं। अब देखिए अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का होता है। पर्यावरण संरक्षण पर उपाय, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ एवं हानि, नारी सशक्तिकरण। तो आपको जो निबंध लिखना है बेटा वो इनमें से किसी एक पे लिखना है। मैं आपको यहाँ पर जनसंख्या लाभ या हानि को बता देता हूं कि इसका निबंध किसने लिखना है। देखिए जनसंख्या लाभ हानि पूछे या भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पूछे, दोनों का सेम निबंध चलेगा। और देखिए उसको किस प्रकार से लिखना है, वो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो अगर हम हेडिंग की बात करें बेटा, तो इसमें हेडिंग बनेगी, पहली तो प्रस्तावना होनी ही होनी है सब में, और लास्ट उपसंहार होनी। बीच में आप लोग 2-3 हेडिंग और डालेंगे। पहली हेडिंग पड़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या, की जो अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो इससे क्या समस्याएं आएंगी। दूसरी हेडिंग पड़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि के कारण
इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। और तीसरी हेडिंग पड़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय। ये 3 हेडिंगे आप और बीच में डाल देंगे। बस अब चालू करते हैं हम लोग प्रस्तावना से कि प्रस्तावना किस तरह से आप लोग वहां लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से। तो बेटा भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है बेटा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। कि जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है ये भारत के सामने एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। शुरुआत में अगर हमने पहली जनसंख्या जो हमने कराई थी वो कराई थी 1930 से 31 के बीच में। उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। तो अविभाजित जो भारत था उसकी जनसंख्या कितनी थी बेटा, 20 करोड़ थी, जो अब लगभग भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। और आज की डेट में अकेले ही भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ 2 समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं, सीमित भूमि, सीमित आर्थिक संसाधन। और जनसंख्या की जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है इसकी सबसे बड़ी 2 समस्याएं कि एक तो जमीन बिल्कुल सीमित है और जो आर्थिक संसाधन या जो हमारे पैसे कमाने के जरिए हैं वो भी हमारे सीमित ही हैं। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी है। मतलब अन्य समस्याएं जो हैं इन्हीं से ही कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब हार बनता जा रहा है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बनती जा रही है। और जो ये मातृभूमि की ये दशा है ये हमारे लिए लज्जा का विषय बनती जा रही है। ये तो पहली हेडिंग हो गई बेटा प्रस्तावना। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी बेटा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तो अगर हम उसकी बात करें कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको भी ध्यान से देखिए बेटा। विनोबा जी ने कहा था कि जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह 2 हाथ लेकर आता है। आशा यह है कि 2 हाथ से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। पर यह बात किससे जुड़ी है बेटा, औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती है। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ही समस्या भी जुड़ी हुई है। बोला यह गया है कि अगर आपके देश में औद्योगिक विकास हो, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा ना हो, अर्थव्यवस्था जो है समुचित रूप से चल रही है तो वहां रोजगार के नए नए अवसर मिलते रहते हैं जिनका संसाधन किसी के पास नहीं होता है, जिनका समाधान जो है किसी के पास नहीं होता है, जिसका समाधान किसी के पास नहीं होता वह है सीमित भूमि की समस्या। वह क्या है बेटा, सीमित भूमि की समस्या। अब किसी देश के पास कोई भूमि जो है वो फिक्स है, अब उसको में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जमीन थोड़ो देश की बढ़ जाएगी, सीमित वो जो क्षेत्र है वो तो उतना ही रहेगा, सीमित क्षेत्र उतना ही रहेगा, बात नहीं है। वह सीमित भूमि की समस्या भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल लगभग 2.4% है। और जो भारत है उसका अगर हम सीमित क्षेत्र की बात करें तो पूरे विश्व में जितनी भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% ही भारत के पास है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। जबकि जनसंख्या की अगर बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 17% लोग भारत में ही रहते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है कि किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना। और जनसंख्या विकास का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो ये है किसी भी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, उसको क्या कर देना, रोक देना। ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि के कारण या समस्याएं। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या पड़ेगी बेटा, जनसंख्या वृद्धि के कारण, कि इससे हमारे क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य का जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन था उसको नियंत्रित करके व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 1/4 भाग ही 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था। मतलब जो आपका प्राचीन भारत का मनुष्य था वो 100 साल जीता था, उसमें से केवल 25 साल ही उसको गृहस्थ जीवन के लिए दिए जाते थे। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है और जो ग्रामीण इलाका है वहां पे कृषि के लिए जो भूमि है वो भी सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं और
जो आपके भारत सरकार है या अन्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इसके द्वारा हस्तशिल्प मतलब जो हमारे हाथ से काम करते थे, कुटीर उद्योगों, जो हमारे गांव में घड़े वड़े बनाने के जो काम होते हैं, जो लोग छोटे छोटे उसमें कर लेते हैं बिना फैक्ट्री के उद्योगों में, जिससे गांव का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है, जिससे गांव का आर्थिक जो ढांचा है वो क्या हो गया बेटा, लड़खड़ा गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा गांव की लगातार उपेक्षा की जाती उपेक्षा के कारण यहाँ का विकास का अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। और इस तरह से सरकारें जो हमारे गांव की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, जिससे हमारे जो गांव का जो विकास है वो अनुपलब्ध होता जा रहा है या पीछे छूटता जा रहा है। उधर शहर के स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन स्वल्प होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्राय सिनेमा और दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और जो हमारे शहरों का जीवन है उसमें जो संपन्न वर्ग है वो तो अपने मनोरंजन के लिए सिनेमा और दूरदर्शन पर ही निर्भर रहता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। और ये जो दूरदर्शन या सिनेमा है ये हमारे कृत्रिम पाश्चात्य को जीवन पद्धति का प्रचार कर रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता है, और इससे हमारे जीवन में वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी बनाने सहायक हुए हैं। जिसके कारण अब क्या हुआ है बेटा, इसके अतिरिक्त बाल विवाह जो हो जाता था, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा के कारण जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, क्योंकि बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया, जलवायु गर्म होने लगी, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो गई, जिससे जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है उसको उपचार दे दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु जो है दर अब घट रही है। ये हो गया। अगली हेडिंग आपके पास होगी भैया, वो होगी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। जनसंख्या को वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सबसे स्वाभाविक और कारगर जो उपाय है वो तो यही है कि संयम रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण होता है, और इससे नर का, मनुष्य का, नारी का, समाज का और देश का सभी का कल्याण होगा। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, और इस जो भौतिकवादी युग है यहाँ पे अर्थ का मतलब जो हमारा पैसा कमाने का तरीका है, और काम करना ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। इसलिए ये जो ब्रह्मचर्य पालन ये एक सपने से कम नहीं होता है। फिर सिनेमा, पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। और जो भी हमारे सिनेमा पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, या दूरदर्शन की जो भी हमारे पास संसाधन है, ये लोग इतने वासना की वो दिखा रहे हैं हम लोगों को, जिससे हमारे ऊपर जो है वासना ही पूरी तरह से उद्दृत हो रही है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, और उसी को दिखा करके ये लोग पैसा कमाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। उसी को दिखा करके क्या करना चालू कर दिए बेटा, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करके हमको अपना प्राचीन स्वरूप को पहचानना चाहिए, और उसी संस्कृति को दोबारा से अपने बीच में लाने की, अपने समाज में बनाना चाहिए उसको। प्राचीन भारतीय संस्कृति में अध्यात्म प्रधान था। पहले जो भारतीय संस्कृति थी उसमें अध्यात्म ही प्रधान था, कि उज्जीवन से लोगों में संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अध्यात्म के रास्ते में चल करके जो लोगों में संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता और बल मिलेगा, और जिससे हमको नैतिकता भी मिलेगी और बल मिलेगा, और समाज में विकराल रूप धारण लेती आपराधिक प्रवृत्तियों, जनसंख्या के अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण को गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है। और जो हमारे यहाँ आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या के अति त्वरित वृद्धियों का कतलान, और उसमें बहुत ही ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके लिए प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए, जैसे गर्भ निरोधक औषधियां या उपकरणों का प्रयोग करता रहना चाहिए। ठीक बेटा, अब लास्ट हेडिंग हमारी होगी बेटा उपसंहार। लास्ट हेडिंग क्या होगी भैया, उपसंहार। लास्ट हेडिंग हमारी होगी उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने से ही निहित है। अगर हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है तो इसका जो वास्तविक स्थायी उपाय है वो तो हमारा सात्विक जीवन पद्धति को अपनाना ही है।
जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक विकास पर जो सरकारें हैं उनको गांव के ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहर की ओर पलायन रुक सके और जिससे जो हमारे ग्रामीण लोग शहर की तरफ पैसा कमाने के लिए पलायन करते हैं उनकी पलायन को रोका जा सके। ग्रामों में सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शहरों में घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। यानी कि सहज प्रकृति में रह करके जितना ज्यादा हम जीवन को सरल और अपने आप को संयम में रख सकते हैं गांव में संभव है, लेकिन शहर का जो घुटन भरा जीवन है आडंबर युक्त जीवन है वहां पर संभव नहीं है। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषा की शिक्षा पर ध्यान देते हुए के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों जिनकी उपेक्षा आत्मघाती है। और शहरों में भी क्या करना चाहिए कि हमें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए, स्वदेशी भाषा की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के जो कृत्रिम उपाय हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनको खुल करके बच्चों को या युवा वर्ग को उन पर बात करनी चाहिए, जिससे अगर आप उसकी उपेक्षा करेंगे, उन चीजों से बात करने से डरेंगे बच्चों से या युवाओं से, तो वो आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। तो ये आपका पूरा हो गया जनसंख्या वृद्धि का निबंध। इसके बाद और अगला क्वेश्चन है बेटा 10 नंबर कि आपको एक पत्र लिखना है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। इनमें से कोई एक पत्र लिख देना है, तो यहां से आपको 4 नंबर इसके मिल जाएंगे। तो आज का जो मैंने पूरा हिंदी का मॉडल पेपर जो बोर्ड की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया गया उसको सॉल्व करा दिया है। अगर इस मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़ करके जाते हैं तो कल के पेपर में आपको यहां से कम 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन आंसर जरूर फंसेगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसको देखिए और इसको रटिए। अगर इसका कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए 7880960882। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और जो भी हेल्प होगी मैं आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।